गुड आफ्टरनून। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज पर खबरें शाया करता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है छोटी उम्र की शादियों का मसला और मीडिया का किरदार। आज के इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक इंतहाई अहम पैनल मौजूद है। आप सबका ताल्लुक सहाफ़ती कबीले से है। अपने अपने सहाफ़ती सफ़र में आप सब ने समाज में मौजूद ऐसे इश्यूज़ पर काम किया है जो बहुत से इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासर करता है। हमें कराची से राना मल्ली, कोयटा से फ़िज़ा कमल, फैसलाबाद से समीर अजमल, लाहौर से मुनीर बाजवा और लाहौर ही से दुआ मिर्ज़ा ने जॉइन किया है। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। यकीनन उनकी गुफ्तगू हम सब के लिए रहनुमाई का बायस होगी और हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव पेश किया जा रहा है। नाज़रीन उसे वहां पर बराह रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। आज हमारे प्रोग्राम की मॉडरेटर मोहतरमा लाइबा ज़ैनब साहिबा हैं। आपने हमें कराची से जॉइन किया है। आप एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। द सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से आपने ग्रेजुएशन किया। एज अ रिपोर्टर आपने बहुत से मीडिया आउटलेट्स के साथ काम किया। आजकल आप एज सीनियर एडिटर ऑफ पॉलिटिकल डेस्क दी करंट से मुंसलिक है। इसके अलावा आप मुकालमा कंसल्टिंग की को फाउंडर और आउटरीच डायरेक्टर भी है। आपने ट्रांसजेंडर राइट्स, सेक्सुअल हरासमेंट और फेमिनिज्म पे वीडियोस प्रोड्यूस की हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निज़ामत की ज़िम्मेदारी कबूल की। अब मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। ओवर टू यू लाइबा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। हमारे देखने वालों को गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। मैं हमारे पैनलिस्ट की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टाइम निकाला, जिन्होंने कमिट किया इस चीज़ के लिए। मैं क्रेडिट दूंगी इसका नेशनल मीडिया फेलोशिप को, जिसमें हम सब साथी मिले और जिसमें यूएनएफपीए, एनएसएफडब्ल्यू, रोजन, इन सब ने मिलके सीजे के साथ कोलैबोरेशन की और पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया। अ, ये खुशी की बात भी है और साथ ही साथ दुख की बात भी है, क्योंकि जब हमें इकट्ठा किया गया था तो उसका एक अहम मकसद ये था कि हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी सिनफी बुनियादों पर जिस भी किस्म के तशद्दुद किए जाते हैं या मजालिम ढाए जाते हैं उन पर, और कम उम्र की शादी पर बात करें या चाइल्ड मैरिज पर बात करें। हमारे इस टीम पैनलिस्ट में जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उसमें आप सब राना मली के नाम से उन्हें जानेंगे। हम बहुत प्यार से उन्हें रानो कहते हैं। राना मली जो है वो कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इंटीरियर सेंस से ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, उमरकोट स्पेसिफिकली। और उमरकोट अगर आप लोग सर्च करें तो आपको हमेशा वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें ये जरूर नजर आती हैं बहरहाल, कि आपस में डिफरेंट कम्युनिटीज का एक बहुत अच्छा ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्या हालात हैं, चाइल्डहुड मैरिज के क्या हालात हैं, वो हम राना मली से जरूर जानेंगे, क्योंकि वो फ्रीलांस जर्नलिज्म भी करते हैं अरब न्यूज के लिए। और इसके अलावा माइनॉरिटी राइट्स पे, क्लाइमेट चेंज पे और पॉलिटिक्स के हवाले से भी रिपोर्टिंग करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम राना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। समीर साहब हम सबके फेवरेट, मेरे शहर मुल्तान से हैं, लेकिन अब वो होते हैं फैसलाबाद और सहाफत से मुंसलिक हैं। लिखने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि
इतने सालों से वो लिख रहे हैं और उनके चाहने वाले पढ़ रहे हैं। अच्छी बात ये है कि अब सिर्फ अखबार तक महदूद नहीं है, हम सब के लिए भी लिखते हैं। तो अगर आप डिजिटली उनकी रिपोर्ट्स पढ़ना चाहें तो वो बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। जबरी मजहब की तब्दीली पे बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे मुल्क में उसका बहुत करीबी ताल्लुक है चाइल्डहुड मैरिज से भी, क्योंकि बहुत कम उम्र की लड़कियों को जबरदस्ती उनका निकाह करवाया जाता है और उनका मजहब तब्दील करवाया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आज हम बहुत खुल के इस पे बात करें। समीर साहब, जब आपकी बारी आए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें फिजा कंवल ने ज्वाइन किया है। फिजा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना बहुत अच्छा गाती है, वी लव हर फॉर दैट। लेकिन कोयटा जैसे शहर में रहते हुए एक मुश्किल इलाका रिपोर्टिंग के लिए, बलूचिस्तान में वैसे ही आपको रिपोर्टर्स बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन फीमेल रिपोर्टर का खुल के काम करना, एक्टिविज्म करना, रिपोर्टिंग करना, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात करना बहुत मुश्किल है। तो फिजा, वेलकम टू द शो एंड आई वुड लाइक कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करें कि मुश्किलात क्या क्या होती है जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। बाजवा साहब मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट मुनीर बाजवा, बट नॉट एनी अदर बाजवा हियर। वी होप कभी कोई और बाजवा भी आए हमारे प्रोग्राम में, बट अभी वी आर वेरी ऑनर्ड। बाजवा साहब को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए देखा था बहुत शुरू में इन्हें, एंड ही हैज ग्रोन माशाल्लाह लॉट। पहले सिर्फ टीवी तक महदूद थे जब मैं इन्हें जानना शुरू हुई थी, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी मौजूद हैं और इतनी कमांड रखते हैं कि अगर आप में से किसी को कोर्ट के हवाले से कोई मसला समझना है तो आप मुनीर बाजवा साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत आराम से वो मसला समझा भी देंगे। सोल्यूशन जर्नलिज्म की बात करते हैं और एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड इन्हें मिला है INSPAD से। आई एम सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ये अवार्ड दुआ मिर्जा का था जो मैंने बाजवा साहब को दे दिया, बट दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट दुआ मिर्जा। दुआ के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि मतलब दुआ को देख के ना बिल्कुल ऐसे अडॉप्टेड बच्चों वाली फीलिंग आती है मुझे, क्योंकि मैंने इसको अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है, इसने मेरे सामने अपना करियर शुरू किया था, एंड माशाल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो अब इस टाइम पे बेस्ट फीमेल क्राइम रिपोर्टर हैं इस पूरे मुल्क की। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग के साथ साथ वो जेंडर बेस्ड वायलेंस की भी बात करती हैं, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी फोकस करती हैं, और जियो न्यूज में जाने के बाद से तो मौसम, सब्जियां, सब कुछ दुआ ने जो है ना उसको कैप्चर कर लिया है। तो आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। समीर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी सबसे पहले। अगर आप बहुत मुख्तसर तरीके से हमें ये बता सकें कि जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं और हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं, तो आपके ख्याल में हम माइनॉरिटीज को कहाँ पे रखते हैं, वहां कितना पीछे है अभी हमारा मीडिया उस रिपोर्टिंग में? समीर साहब, आपका माइक म्यूट है। बहुत शुक्रिया मिस लाइबा कि इस अहम इशू पर सबसे पहले आपने मुझे बात करने का मौका दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जो आपने पूछा कि मिनॉरिटीज़ को हम कहाँ पे रखते हैं, तो जहाँ तक मीडिया की बात है तो मिनॉरिटीज़ का तो उसमें कोई नज़र ही नहीं कहीं पे आती। अब ये जो इशू आपने बताया जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाए या अर्ली एज मैरिज जो है, ये तो हमारा इज्तमाही इशू है, पूरे मुल्क का, हर कम्युनिटी का है हमारे, चाहे वो अक्सरियती कम्युनिटी हो या हमारे मिनॉरिटीज़ हो, सबको इसका सामना है। तो इसमें जब मिनॉरिटी का हम जिक्र करते हैं या मिनॉरिटी की बात होती है तो उनको तो मौका ही नहीं मिलता, उनके तो केसेस इसमें रिपोर्ट ही नहीं होते। ये बहुत मुश्किल से अगर कोई केस हाईलाइट हो जाए, अभी जैसे मेरे बाद शायद यहाँ जब रानो मल्ली को बात इनकी होगी, तो जो सिंध के केसेस हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट होते हैं, और उसमें चूंकि आंसर होता है फोर्स्ड कन्वर्जन का, कि जब मजहब तब्दीली की बात होती है तो तब कोई एक आधा केस आ जाता है। लेकिन मजमूई तौर पे सूरत हाल ये है कि हम इसको, जो मिनॉरिटी से वाबस्ता लोग हैं वो भी और जो मीडिया है वो इसको कोई मसला ही नहीं समझता। अभी जहाँ पर मेरी रहाइश है, पिछले 2 माह के दौरान वहाँ पर 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 3 बच्चियों की शादियाँ हुई हैं, और वो बकायदा चर्च में निकाह हुए। मैंने 2-3 पास्टर साहबान से बात की, मैंने कहा जी ये आप तो इस पे तो आपको चर्च में पैगाम देना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, आप निकाह करवा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई इस बारे में जब उनकी फैमिलीज राजी हैं, जब कम्युनिटी के लोग एतराज़ नहीं करते तो उन्हें क्या एतराज़। तो इसकी एक वजह तो ये भी है कि हमारे कोई इस तरह का कानून नहीं है जिसमें ये मेंशन किया हो कि भाई एज कितनी है शादी की।
और जो हम कम उम्र की शादी करते हैं उसको किस एज में तसव्वुर करना चाहिए। मजमूई तौर पर आपका ताल्लुक भी चूंकि उसी पट्टी से है जहाँ से हम रहते हैं, सराइकी पट्टी या सदर्न पंजाब, वहाँ पे जो 8 साल की या 12 साल की बच्ची है उसको तो हम कम उम्र तस्लीम कर लेते हैं। और इवन यहाँ तक बड़े शहरों में, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, यहाँ भी अगर 13 या 14 साल की बच्ची की शादी होती है तो उसको कम उम्र नहीं समझा जाता। और वो कम उम्र जब नहीं समझा जाता तो मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं होती। और जहाँ तक हमारा रोल है मीडिया का, तो मीडिया उसके बारे में आगाही देने में अभी तक नाकाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच समीर साहब। इसमें मैं एक एडिशन कर दूं सिर्फ कि अगर हम पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें और केपी की बात करें, तो वहां पे अभी तक भी 16 साल उस उम्र को कंसिडर किया जाता है जिसमें शादी की जा सकती है। सिंध में 18 साल है, लेकिन मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन का कि कवानीन बना दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं। तो राना, अगर आप हमें थोड़ा सा इंसाइट दे सकें कि जब हम सिंध की बात करते हैं, खास तौर पे इंटीरियर सिंध की, मियाँ मिट्ठू को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हें इजलासों में बुलाया जाता है। मतलब एक नमक छिड़कने वाली बात है जख्मों पे मेरी नजर में, कि जो कंप्लेनेंट है उसको कहा जाता है कि जिसने आप पे जुल्म किया है उसके साथ जाके बैठे और उसे कहें हमारी आपसे दोस्ती है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप इंटीरियर सिंध में कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां पे जबरी तौर पे मजहब तब्दीली तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, लेकिन उसमें एक अहम हथियार जो इस्तेमाल किया जाता है वो कम उम्र की लड़कियों को फोर्स किया जाता है, अबडक्ट किया जाता है, अगवा किया जाता है और फिर वो शादियां होती हैं। और मैं हमेशा से इस बात पे एक सवाल उठाती हूँ, जिसपे मैं हैरत का इजहार भी करती हूँ कि ये हमेशा कम उम्र की लड़कियां क्यों होती हैं जिन्हें बड़े उम्र के मुसलमान मर्दों से इश्क होता है और वो शादी कर लेती हैं। ये कम उम्र के मुसलमान लड़के कहाँ पे नाकामी का सामना कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हिंदू या क्रिश्चियन औरतों से शादियां कर रहे, उनसे इश्क में मुब्तला हो के? वो कन्वर्जन क्यों नहीं हमें नजर आती है? बहुत तमहीद बांधी मैंने और राना साहब का इंटरनेट ही चला गया है। दैट्स फाइन। मुनीर बाजवा, जहां हम बात कर रहे हैं लॉज की, तो आप तो ऑफ कोर्स कोर्ट में केसेस देखते भी हैं, कुछ केसेस हम लोगों ने फॉलो भी किए। समीर साहब बहुत फेमिलियर हैं, फैसलाबाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियां थी, छोटी उम्र की लड़कियां थी। कोर्ट ने फिर भी उन्हें कहा कि नहीं जी शादी हो चुकी है तो जाना पड़ेगा। जो मुनीर, जब आप कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं इन केसेस में, तो किस किस्म के स्टैट्स आपके सामने नजर आते हैं? किस किस्म की जजमेंट्स होती हैं? जजेस का माइंडसेट क्या है जब वो ऐसे केसेस सुन रहे हैं? ये अव्वल तो पहले तो देखा जाता है, अगर चाइल्ड मैरिज की बात की जाए तो मैं हवाला दूंगा, एक केस था बड़ा मशहूर, ननकाना साहब वाला, जहाँ पे एक सिख लड़की की सुशांत की शादी का मामला था। और वहाँ पे भी उस लड़की की ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया, एज का तयन करवाया गया। लड़की के वालिदैन ये कहते थे कि उसकी एज 13 साल है, ओसिफिकेशन टेस्ट में उसकी एज जो है वो 16 साल से ज्यादा आई। और अल्टीमेटली कोर्ट ने उसको तो बड़ा प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि इंडिया में भी इस तरह का एक बड़ा इशू चल रहा था कि पाकिस्तान को मिलायन करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल तो किया गया है। मगर इसमें कानून जो है ना, कानून बड़ा, पाकिस्तान में कानून एक होना चाहिए। कानून जो है पंजाब में, अगर चाइल्ड मैरिज के हवाले से बात करें तो बच्चों की जो अ, बलूगत की उम्र के हवाले से जो बात की गई है ना कानून में, पंजाब में 1929 का ये कानून है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का है। और उसमें ओवरऑल एज जो है वो 18 बताई गई है। जबकि जब मेल की बात हो तो उसे 18 में कंसीडर करते हैं, अंडर 18 होगा तो वो बच्चा कहलाएगा। और इसी तरह अगर लड़की होगी तो वो 16 साल की होगी तो वो बच्ची कहलाएगी। अगर सिंध की तरफ जाएँ तो वहाँ पे एज डिफरेंस और ज़्यादा कम है, 15 साल से भी कम रखा गया है कि उसको अ, चाइल्ड मैरिज, तो ये कानून में एक तो जो है ना वो एक बराबर कानून नहीं बनाया गया। हुकूमत का इसको इस नज़र को, जो सूबों में कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो मुनासिब नहीं है कि पूरे मुल्क में एक कानून होना चाहिए, वो कानून नहीं है। और बच्चों की जो आपने बात की कि जो चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, वहाँ पे यहाँ पे केसेस जो अक्सर आते हैं ना अदालतों में, वो ज़्यादातर आते हैं, लड़कियाँ पसंद की शादी कर लेती हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए
अदालत में रुजू किया जाता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो यहाँ पे खासतौर पर पंजाब में या लाहौर की जो अ अ, वो क्या कहते हैं, कैपिटल है पंजाब का, अ, उसमें इस तरह के केसेस बड़े कम देखने में आए हैं। दुआ ज़हरा का केस आया था यहाँ पे, और वो केस इसी बुनियाद पे सिंध चला गया था कि चूँकि वो लड़की वहाँ की थी। लेकिन यहाँ पे एक केस आया था और उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन भी ली थी, और कोर्ट में कई चीज़ें होती हैं जो वो उसको भी छुपा के कर ली जाती हैं। डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है कि इसकी एज 16 साल है, या निकाह-नामा वहाँ पे लिख दिया जाता है कि ये 16 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है। तो एक तरह तो ये जो है वो तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि निकाह-नामा में भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं वो सामने नहीं रखी जाती, जिसमें ये देखा जाए कि ये वाक़ई जिसका निकाह हो रहा है, तो वो वाक़ई 16 साल से ऊपर की लड़की है या लड़का है या नहीं। तो या जो कानून में एज दी गई है, 18 साल की एज से अबव अगर लड़का है या नहीं है, वो इस बात को वो अडेयर नहीं किया जाता, उसको देखा नहीं जाता कि जब निकाह, हाँ, बादशाह साहब, मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि देखेंगे इसका एक बड़ा इजी सोल्यूशन है, अगर वो सोल्यूशन करना चाहें तो। ठीक है, नादरा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छी उन लोगों ने अब अपने सिस्टम्स बना लिए हैं, वन विंडो शॉप टाइप हो गया है नादरा। अगर उसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए हमारे हॉस्पिटल्स के सिस्टम के साथ, तो ये बहुत आसान सी चीज हो जाएगी फिर। और मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल नहीं है ये करना। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसी टाइम पे रजिस्टर हो जाता है, उसका एक आइडेंटिटी नंबर इशू हो जाता है, जैसे हमारे बे फॉर्म पे नंबर होते हैं, हम बे फॉर्म सबमिट कराते हैं। तो अगर ये हो जाए तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि जी इस बच्चे की उम्र ये है, इस बच्चे की उम्र ये है। हाँ, ये मसला बहुत अहम है, जहां आपने दुआ ज़ारा केस की बात की है। तो जब हम फेलोशिप में थे हमने इस चीज को काफी डिस्कस भी किया था कि सिंध में क्योंकि 18 साल उम्र है, तो वहां पे फिर ये लोग चालाकी ये करते हैं कि आप जैसे सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब आएंगे तो आप 16 साल की लड़की की लीगली शादी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज तो हो ही रहे हैं, बट एक ये जो विद इन द प्रोविंसेस एक मसला है कि एक यूनिटी नहीं है, एक हमें यूनिफॉर्म चीज नहीं नजर आ रही है, एक लॉ नहीं है जिसपे इम्प्लीमेंट पूरे मुल्क में हो सके। देखिए ठीक है, 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज है, सूबों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, अपने हकूक की जंग लड़ने का मौका मिला, अपने रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करने का मौका मिला। लेकिन कुछ चीजें बहरहाल ऐसी होनी चाहिए जो फेडरल के अंडर आनी चाहिए, और जो पूरे मुल्क में यकसा कानून होना चाहिए, जिसमें एक कानून जिसपे इस पैनल में मौजूद तमाम लोगों की मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ हमारी यूनिटी है इस बात पर। हम यूनानिमसली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि जी 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए। आप 18 साल से कम उम्र किसी बंदे को वोट नहीं देने देते हैं, यानी इस मुल्क को कौन चलाएगा उसका फैसला करने का हक नहीं देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कौन राज करेगा इस फैसले का हक आप दे रहे हैं, उससे भी छोटी उम्र में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है कि राज करना और इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं शादी को लेकर। आना मल्ली हमारे पास वापस आ चुके हैं। मल्ली, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि जब हम सिंध की बात करते हैं तो वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन जो हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं वो शादियों की सूरत में मिलती हैं, और वो छोटी उम्र की हिंदू लड़कियां ही होती है हमेशा जो किसी बड़ी उम्र के मुसलमान मर्द से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी छोटी उम्र का मुसलमान लड़का जो है वो किसी क्रिश्चियन औरत से या किसी हिंदू औरत से उसकी इश्क में मुब्तला होकर शादी करके कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? किस किस्म के सिनेरियोज देख रहे होते हैं आप रिपोर्टिंग के दौरान जब आप इंटीरियर में रिपोर्ट करते हैं? देखिए जी, इंटीरियर की ये सिनेरियो होता है जो ज़्यादातर जो फोर्स कन्वर्जन के केसेस रिपोर्ट होते हैं उनको हम देखते हैं कि वो लव मैरिज का ही देखा जाता है कि उसको एंगल दिया जाता है। जैसे अब मैंने अभी रिसेंटली वो एक स्टोरी भी की थी, उस पे एक केस था, सुहाना शर्मा का केस था। वो नवाब शाह की साइड से वहाँ से रिपोर्ट हुआ था कुछ महीने पहले। उसमें ये सीन था कि जो टीचर था एक, उस बच्ची को वहाँ पे पढ़ाने आता था, तो घर पे ही। तो उस घर पे ये आता था, तो कुछ दिन बाद उसने अगवा किया और उसका फोर्स कन्वर्जन। अब ये है कि कन्वर्जन उसको जो अबडक्टर है, जो अगवा करता है लड़की को फोर्सली शादी के लिए राज़ी भी करता है या दबाव भी देता है, उसके पास होता है शेल्टर मज़हब का, वो लेते हैं शेल्टर। तो मज़हब को एज़ अ शेल्टर यूज़ करते हैं, उसको पता है कि क्योंकि अब जो मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी है, जिसे हम कहते हैं कि मिनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, वो मार्जिनलाइज़ है, उनको टारगेट करना ईज़ी होता है, उसके लिए वो मिनॉरिटी की जो
बच्चियां होती है वो टारगेट करना इजी होता है। वो अबडक्टर जो होता है वो चाहता है कि छोटी बच्ची से या अगवा करना वो किसी भी मजहब की कर सकता है, मुस्लिम होता है तो मुस्लिम भी कर सकता है, लेकिन उसमें ये उसके पास मार्जिन कम होता है, क्योंकि उसके बाद उसे यकीन है कि ये मार्जिनलाइज है पहले से ही, इनकी आवाज दबाई जाएगी, इनकी आवाज मीडिया पे भी रिपोर्ट नहीं होगी, इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। 2-3 दिन ये इनके घर वाले कोर्टों में चक्कर लगाएंगे, भटकेंगे, तो उस वजह से वो उनसे वो जीत नहीं पाएंगे, तो वो केस उनके पास होता है। और वडेरा शाही ये निज़ाम अभी भी सिंध में है। यहाँ पे देखते हैं कि जो भी इस तरह का केस आता है तो वो वडेरे के पास जाता है, पनाह लेता है, उसकी सपोर्ट होती है। जैसे आपने बात की थी मियाँ मिट्ठू की, तो वो उस तरह का ही सीन होता है, वो सपोर्ट उनको देते हैं। उनकी लीगल के हवाले से बात करें, क्या जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है सिंध का, उसपे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही ज़ीरो है। अगर फोर्स कन्वर्जन का जो लॉ पेश किया गया था सिंध असेंबली में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको भले इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए, लेकिन अगर चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर किया जाए तो फोर्स कन्वर्जन के केसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर केसेस होते हैं अंडर एज के भी होते हैं, जो चाइल्ड मैरिज जो हिंदू हो या क्रिश्चियन गर्ल्स के भी कराची में भी काफी जो रिपोर्ट होते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। उसकी वजह इम्प्लीमेंटेशन जीरो की वजह एक ये है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी भी इलाके से रिपोर्ट होता है, अगर उस हल्के का एमएनए एमपीए जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, लॉ मेकर्स है, जो लॉ बनाते हैं वही उन्हीं को इम्प्लीमेंट ना करने में उन लोगों की सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक स्टोरी कर रहा था, सुसाइड रेशो जो बढ़ रहा था सिंध में, केसेस होते हैं, तो उसमें मैं ये चेक कर रहा था, उन सोशल एक्टिविस्ट वगैरह से बात की, तो उनका ये कहना है कि जो केसेस ज्यादातर फीमेल्स के रिपोर्ट हो रहे हैं जो सुसाइड में, और उसकी वजह भी फोर्स मैरिज है, चाइल्ड मैरिज है, सुसाइड की। लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि केस रजिस्टर नहीं किया जाता, उसको मेंटली डिसऑर्डर केस में डाला जाता है कि ये मेंटली डिसऑर्डर था। उसकी वजह ये होती है कि एफआईआर दर्ज उसकी नहीं होती, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके घर वाले हो या कोई विक्टिम हो उसका सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिंध में देखा जाता है इंटीरियर में काफी इलाकों में एसएचओ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पे ही पोस्टिंग होती है। एसएचओ की, एसएचओ अगर एमपीए एमएनए का जानने वाला है, पहचानने वाला है, तो उसकी सिफारिश पे होगी। अब जाहिर सी बात है उसकी सिफारिश पे आया है तो वो अब जो अगवा करता है या किसी भी फोर्स कन्वर्जन करता है किसी भी माइनर गर्ल का, तो वो उनके वोटर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उस पॉलिटिशियंस को, उस एमपी एमएनए को। तो वो ये है कि लॉ मेकर्स खुद लॉ बनाने के लिए असेंबली में जाते हैं, वो बनाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही जीरो है। तो चाइल्ड, जब मैं समझता हूँ कि जब तक फोर्स कन्वर्जन का लॉ भले ना लाया जाए, फोर्स कन्वर्जन का असेंबली में पेश ना किया जाए, भले अक्सरियत से ना पेश हो, भले रिजेक्ट हो 10 दफा हो, लेकिन जब तक चाइल्ड रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट सिंध का है उस पे इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं होगा, तब तक फोर्स कन्वर्जन के भी केसेस कम नहीं होंगे और चाइल्ड मैरिज के तो होंगे। और दूसरी ये बात कि मीडिया का जाना जो एक मिनट, किरदार है मैं हमारा। आपके पास वापस आती हूँ। आई थिंक ये एक बहुत अहम नुक्ता है यहाँ पे, जो इससे पहले हम मुनीर बाजवा से बात करते हुए भी डिस्कस कर रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन। तो फिजा, आप बलूचिस्तान से हैं, थोड़ा अगर हमें बलूचिस्तान का सिनेरियो आप बता सकें कि वहां पे चाइल्ड मैरिज की क्या सूरत हाल है, किस तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने आती हैं और वहां पे किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लॉ की। फिजा, आप हमें सुन सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन सकती हूँ। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपका जो दूसरी डिवाइस है ना, उसे अगर आप म्यूट कर देंगी तो ये इको खत्म हो जाएगी। प्लीज आप बोलें। ठीक है। हेलो। जी जी फिजा। हाँ, बलूचिस्तान में चाइल्ड मैरिज के लॉ के हवाले से मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो ये है कि यहाँ पे कई बार ये कोशिश की गई है, बिल पेश किया गया है, लेकिन वो हर बार जो है वापस कर दिया जाता है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
अभी भी हम लोग हमारी एक मीटिंग हुई थी PCSW के साथ, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने फिर से एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत वो ये कर रहे हैं कि जब तक निकाह ख्वाह जो है लड़की का शनाख्ती कार्ड नहीं देख लेते तब तक वो निकाह नहीं करा सकते हैं। अगर कोई निकाह ख्वाह जो है बगैर तस्दीक के निकाह करते हैं तो इस हवाले से उनको भी जो है ये कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बिल अभी बना है, फिर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है। इस कानून के मुताबिक लड़की की उम्र भी 18 साल की होनी चाहिए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड जो है वो मैट्रिक के बाद ही बनते हैं अमूमन। तो वो ये कह रहे हैं कि जब शनाख्ती कार्ड ही जो है 18 साल की उम्र में बनता है तो क्या नाम है निकाह भी 18 साल की उम्र में ही सही होगा। लेकिन ये बिल अभी फिर चल रहा है, ये चलता रहता है सिनेरियो ऐसे। कई बार हम लोग पेश करते हैं, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी करते हैं चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, लेकिन ये चीज़ ना ज़्यादातर मानी नहीं जाती है। यहाँ पे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका जो रोब व दबदबा वो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे जो हम पेट्रियार्की अगर आप कह सकें, या फिर जागीरदाराना निज़ाम जिसे आप कहते हैं, फ्यूडलिज़्म जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी इससे तजावुज़ करने की कोशिश करता है तो उसे बैकफायर मिलता ही मिलता है। यहाँ पे लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में भी कर दी जाती है, 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मैं खुद टीचर थी, मेरे स्कूल में एक बच्ची थी 6th क्लास की, उस बच्ची की शादी 40 साल के बूढ़े आदमी से कर दी गई थी। वो उसकी तीसरी बीवी बन के गई थी। यहाँ पे कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो स्कूल जब लॉकडाउन के बाद जब दोबारा खोले गए थे तो स्कूल ने 7 मंथ्स की फीस यकमुश्त मांगी। तो उन्होंने जो पेरेंट्स थे उन्होंने बेटियों को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक बेटियों ने करना ही क्या है, शादी करनी है, चले जाना है और ये चूल्हा चौका करना है, बच्चे पालने हैं। उन्होंने बेटियों की जो है कम उम्र में शादियां करनी शुरू कर दी और बेटों की तालीम के लिए उन्होंने पैसे दे दिए। बेटियों की तालीम के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ये इश्यूज हैं। आई थिंक ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, और आई एम ग्लैड फिजा आपने कोविड का जिक्र किया, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा था दुनिया भर में तशद्दुद के जी वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। खास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस में हमने बहुत ज्यादा इजाफा देखा था कोविड के टाइम पे, जब लॉकडाउन था, लोग ज्यादातर घर में थे। तो आप क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं, तो आपने किस किस्म की स्टोरीज देखी हैं लाहौर में या पंजाब में या अपने आसपास के कम उम्र में जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या जिस कपल की शादी हो जाती है, उसमें आपने किस किस्म का वायलेंस देखे या किस किस्म के क्राइम्स देखे? बट उसके साथ क्योंकि आप हेल्थ भी देखती हैं एक जनरल बीट के तौर पे, तो किस किस्म की डिजीजेस आपने अब तक आइडेंटिफाई की हैं जो स्पेसिफिकली कम उम्र की शादी की वजह से हो रही है? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा ये समझती थी कि क्योंकि पंजाब में अवेयरनेस ज्यादा है, लाहौर में स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो शायद ये केसेस बलूचिस्तान या कोयटा या कराची सिंध में ज्यादा होते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने इसको बड़ा डिटेल से स्टडी किया और केसेस रिपोर्ट किए तो पता चला कि लाहौर इज नॉट दैट डिफरेंट। यहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज बहुत इशू है, और अभी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स को जरा थोड़ा सा डीप डाउन जाने की जरूरत है। हम कैंपेन्स कहाँ करते हैं? एलिट्स में। हम कैंपेन्स करते हैं फोटो सेशंस के लिए या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें सारे वो लोग आते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनको किसी हद तक इस हवाले से आइडिया है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी में जाएं जहाँ पर ये बहुत चीजें आम है और जहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, तो वहां पे पता लगता है कि उनके मसाइल कुछ और हैं। जैसे पावर्टी एक बहुत बड़ा इशू है उनको। कोविड के टाइम पे भी आप जिक्र कर रही थी कि उनको अपनी बच्चियों को उस वक्त मैं तो माजरत के साथ ये कहूंगी कि फरोख्त करना पड़ा बच्ची की विल के साथ, क्योंकि उसको पालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 5 7 बच्चियां हैं। खानदानी मनसूबाबंदी पर तो तकरीबन 3-4 साल पहले से बात होना शुरू हुई है ना, जो बहुत रेगुलर होती है। उससे पहले तो आप देख लें कि मेरे अम्मा अब्बा जो मेरी वालदा हैं वो भी 10 बहन भाई हैं। तो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो डेफिनेटली छोटी उम्र में शादियां हुई, और पहले भी बहुत ज्यादा होती थी। आपकी दादी की आप पूछे उनसे तो वो बताएंगे आपको कि 16 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में
उनकी शादी हुई। और हमने ग्रेजुअली अब ये देखा कि जहाँ पर एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पर खवातीन को भी एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। अभी तो 18 साल चुके लीगल एज है, इस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैं तो समझती हूँ कि जो हालात हैं आजकल के और कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं, फिर मुआशरे में घुटन के इश्यूज हैं, 18 साल में बच्ची की शादी करना अभी तो मैं उसको जबर ही समझूंगी। उसको पहले तैयार तो करें कि उसने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसने एक बिल्कुल एक ऐसे खानदान में जाना है जहां पर वो किसी को नहीं जानती, फिर उससे एक्सपेक्टेशन ऐसी की जाती है कि बहू घर में आ गई अब तो सब कुछ मैजिकल हो जाएगा। मुझे तो वो जो वॉशरूम का क्लीनर होता है उसकी मार्केटिंग कैंपेन से मैं इसको मिलाना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है एक ड्रॉप डालें और एक चीज आई तो बस सब कुछ गायब हो गया। और तो ऐसा नहीं होता, वो भी एक बच्ची है, उसको एक्सेप्ट करने में चीजें को और सीखने में बड़ा टाइम लगेगा। बल्कि मैं तो साथ ही ये सजेस्ट करती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को इदारों के साथ मिलकर एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए जिसमें 6 महीने का मैंडेटरी कोर्स हो बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी, कि वो सिविक सेंस को बेहतर कर सकें, वो ये समझ सकें कि नई जगह पर जाकर कैसे बिहेव करना है, क्या चीजें अडेप्ट करनी है और क्या चीजों को मनवाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जहां पर आपने हेल्थ की बात की है तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जिसमें छोटी बच्चियों को, चूंकि हमारे यहाँ फौरी प्रेशर है कि अगर शादी हुई है नवंबर में तो अगले नवंबर तक औलाद होनी चाहिए, तो उसमें चूंकि छोटी बच्ची होती थी 14 साल की, 15 साल की या 18 साल की भी, तो उनकी हेल्थ के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। पहली में बहुत सारी मिसकैरेजेस के केसेस तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल है और वो बच्ची अभी रेडी नहीं थी हेल्थ वाइज, लेकिन उसको चूंकि सोसाइटी का प्रेशर भी था, फिर हस्बैंड फौरन ये समझ नहीं पाता क्योंकि उसके ऊपर भी अम्मा का प्रेशर भी है, सोसाइटी का प्रेशर भी है। सोसाइटी तो फौरन उसको नामर्द कहने लग जाएगी अगर उसके पहले साल औलाद नहीं होगी। तो ये टैबूज तोड़ने के लिए हम अनफॉर्चुनेटली डिजिटल एज में रह तो रहे हैं, हर शख्स की एक्सेस में है इंफॉर्मेशन भी, और अब हम ये कहते हैं कि हम ओपनली बात भी कर रहे हैं, वोकल भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं इन टॉपिक्स पर बात करने में और एक्चुअली उन लोगों को टारगेट करने में जिनके ये मसाइल हैं। शायद मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं अपनी फैमिली को एग्री कर लूँ इस बात पर, लेकिन वही लोग जो मेरे आसपास रहते हैं जिनके फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिनकी 5-5 बेटियां हैं, उनकी जब शादी नहीं होती ना 18-19 साल में तो फौरन या उससे पहले तो फौरन उनके माँ बाप को नींद नहीं आती, वो इंसोम्निया के पेशेंट बन जाते हैं। फैसूला सेंटर का हमने कराची में दौरा किया तो वहां पर जाकर इतनी हैरत हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पंजाब से गए हुए थे और 20-20 साल यानी पूरी जवानी उन्होंने गुजार दी, उनकी एक सर्जरी नहीं हो सकी और उनको कोढ़ के मरीज से भी ज्यादा सामना था अपने घरों में। उनका खाना अलहदा कर दिया गया, उनके कमरे अलहदा कर दिए गए, उनको साइड पे फेंक दिया गया कि अब तो ये ऐसी बीमारी का शिकार है। सिर्फ फैसूला ही नहीं, बहुत सारी ऐसी और बीमारियां हैं जिनको शायद ओपनली मैं भी यहाँ पर ना डिस्कस कर सकूं, लेकिन एवरी वन ऑफ यू नो दैट, जो भी हमें लोग देख रहे हैं वो अब रिलेट कर सकेंगे कि उनके मोहल्ले में उनके कलीग्स या बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि अपने करियर को स्विच कर लेती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो हेल्थ कंडीशन उनकी बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर कैंपेन भी इफेक्टिव होने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स को आगे आना चाहिए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज जितने भी ये लोग बैठे हैं पाकिस्तान का, ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है क्योंकि हर जगह के लोग हैं। एंड लाइबा यू आर सो वर्सटाइल, तो आप वैसे ही बहुत अच्छा कलेक्ट कर रही हैं उन तमाम सेगमेंट्स को जिन पर बात होनी चाहिए। तो लाहौर में इस देखिए ये बहुत जरूरी है जब हम इम्प्लीमेंटेशन की चीजों की बात करते हैं ना, जिस एज में हम इस टाइम रह रहे हैं, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हमें ये अब समझना चाहिए कि फाइनेंशियल जो आपकी इंडिपेंडेंस है यानी मुआशी तौर पे आपका मजबूत होना कितना जरूरी है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को देखें, पिछले कुछ अरसे में जितनी महंगाई बढ़ी है, वो जमाना भी हम सबने देखा है जब एक शख्स कमाता था और 10 खाते थे, लेकिन आज के दौर में 10 के 10 भी कमा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है उस घर को चलाना। तो उस दौर में हमें अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि जब आप किसी को मुआशी तौर पर मजबूत करेंगे, उसकी तालीम पर तवज्जो देंगे तो वो आगे आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर होगा। उसकी एक बहुत सादा मिसाल ये है। जी दुआ, प्लीज गो अहेड। मैंने एक बड़ा अजीबो गरीब क्राइम भी यहाँ पर देखा है कि बहुत छोटी बच्चियां जो कि 16-17 साल में थी, उनको मोहब्बत हुई और घर वाले वाज काइंड इनफ, उनकी शादी हो गई और जैसे ही वो दोनों थोड़ा सा बड़े हुए यानी 25 और 26 साल की उम्र में पहुंचे तो उनको लगा कि उनके तो करियर गोल्स ही कुछ और थे।
और उनको लगा कि उनकी कंपैटिबिलिटी अब कुछ और है, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे बहन भाइयों को या अपने एज ग्रुप के दूसरे लोगों को देखा कि उनका एक्सपोजर भी बेहतर है, वो अच्छा पहन भी रहे हैं, अच्छी गैदरिंग में उठ भी रहे हैं और शायद वो बेहतर डिजर्व करते हैं। तो इस डिप्राइव्ड फीलिंग ने उनको डिस्ट्रैक्ट भी किया। और मैंने ऐसी जगहों पर ऑनर किलिंग होते हुए भी देखी, मैंने ऐसी लड़कियों को दूसरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हुए भी देखा, और मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा कि उन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज किया कि अच्छा नाउ यू हैव योर ओन लाइफ, अब मेरी अपनी लाइफ है लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे। तो वो एक सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार रखने के लिए रहते हैं, लेकिन इस सेंस में उनके 3 बच्चे हो चुके होते हैं या 4 बच्चे हो चुके हैं। अब वो बच्चे जिस ट्रॉमा से गुजरते हैं वो बिल्कुल अनडिस्क्राइबेबल है, क्योंकि वो पूरी एक जनरेशन खराब हो रही होती है सिर्फ इस वजह से कि उनकी शादी तब हो गई थी जब वो अभी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, इसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप अपनी फेसबुक मेमोरीज में जाएं, आज से 5, 6, 7 साल पहले की, 8 साल पहले की जो मेमोरीज आती है, हम सब ये सोचते थे कि यार कितने एम्बैरेसिंग थे हम, किस किस्म की सोच थी हमारी। तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर टाइम के साथ आपकी सोच बदलती है। जब आप अपने 20s में होते हैं, स्पेशली लेट 20s में आते हैं, तब कंपैरेटिवली आपकी मैच्योरिटी ज्यादा होती है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें संभाल सकते हैं बनिस्बत ये कि आप छोटी उम्र से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना आपको करना पड़े जिनके लिए आप तैयार भी नहीं है। फिजा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज अपना पॉइंट ऐड कर दें, उसके बाद मैं समीर साहब से एक और सवाल करना चाहूंगी। मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया है जिसमें वो एक बच्ची है जो अभी 18 साल की हुई है। उसकी बचपन में उसकी जो फूफो थी, उन्होंने जो है उसकी मंगनी उसी के कजन के साथ कर दी थी। लेकिन वो लड़की ना अब शादी नहीं करना चाहती उस लड़के से, क्योंकि वो लड़का कुछ भी अर्न नहीं करता है, कोई जॉब वॉब नहीं करता है। लड़की अपने पैरों पर खड़ी है, कुछ ना कुछ अर्न कर रही है। लेकिन वो उसके जो वालिद है वो बज़िद हैं कि तुम्हारी शादी खामखा इस लड़के के साथ ही हो। वो लड़की रो रही है मेरे सामने कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, लेकिन वो लड़का भी जिद पे अड़ा हुआ है कि अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं इसे मार दूंगा। अगर वो कुछ कोशिश करके अपने पेरेंट्स को राजी भी कर लेती है कि कि वो इसकी शादी उस लड़के से ना कराए या मंगनी तोड़ दें, तब भी वो लड़का जो है वो उससे नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे सोसाइटी का, वो यही है कि लोग इसको अपनी जिद की, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। और इस सिलसिले में ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अर्ली 90s लेके अब तक 13% इंक्रीज हुआ है ऑनर किलिंग के केसेस में। और जो बच्चियां जिनकी शादियां तय कर दी जाती हैं, कई दफा ऐसा होता है कि वटा सटा का जो मसला होता है, आपको भी पता है, वटा सटा होता है, यहाँ पे बनी होता है, सोरा होता है। तो बच्चियां जो अभी दुनिया में आई भी नहीं होती हैं, उनकी बुकिंग पहले से हो जाती है कि और ये मैं अपनी बहन तुम्हें दे रहा हूँ या मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ, इससे जो भी औलाद होगी वो तुम मेरे खानदान में दोगे या मुझको दोगे, या जो भी होगा मेरे 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 खानदान में मैं हुआ या XYZ कोई भी हुआ, वो बच्ची उसके नाम के साथ मुंसलिक हो जाती है, जो इस दुनिया में ही अभी तक नहीं आई होती। अगर कोई इसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है तो वो साफ सुथरे अल्फाज में कहते हैं अगर हमने इसके ये इन नाइंसाफियों के अगेंस्ट कुछ भी किया तो हमें काट देंगे। ये बाकायदा उनके अल्फाज होते हैं, हमें काट देंगे, काट के मार के फेंक देंगे। और कितने केसेस ऐसे हुए जिनमें वो बच्चियों के जहनों पे आज तक वो मंजर एक खौफनाक सूरत की फिल्म की सूरत में उनकी जहन में अभी तक बसा हुआ है। जितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही है, लेकिन उनके इलाकों में जो ऐसे हादसात हुए हैं, ऐसे वाकयात हुए हैं, वो उसने उनकी जहनों पर बहुत गहरा असर छोड़ा है, जिसे वो कभी भुला नहीं पाती। आई एग्री इससे फिजा। देखें, जाहिर सी बात है, जब आप एक इतनी ट्रॉमेटिक चीज देखते हैं अपनी जिंदगी में, और ये इतनी अफसोसनाक बात है कि अभी एक बच्ची पैदा भी नहीं हुई है, एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, और आप तभी से फैसला कर लेते हैं कि इसने अपनी पूरी जिंदगी आगे की किसके साथ एक हमसफर के तौर पे गुजारनी है। जबकि ये फैसला करने का अभी तो मतलब सोच समझ तो बहुत देर के बाद आती है ना। और इसमें मुझे बड़ी हंसी आती है इस एक चीज पे भी कि जी दादा या दादी या नाना या नानी इनकी आखिरी ख्वाहिश है जी, मरते बिस्तरे मर्ग पे उन्होंने कहा है कि जी हम खुशी देखना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा ये सवाल होता है कि जिस इंसान ने 70-80 साल में कोई खुशी नहीं देखी है, वो आखिरी 2 महीनों में क्या ही खुशी देख लेंगे किसी की शादी करके। खुदा का वास्ता इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेल से बाहर निकले। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, और हम अभी बैठ के सारे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बात शायद
10 लोग सुन रहे हो इस वक्त, शायद 20 लोग सुन रहे हो सकता है कि उनमें से किसी एक के लिए भी ये चेंज हो जाए। देखिए, हम यहाँ बैठ के कोई दावा नहीं करते हैं कि जी हम पूरी दुनिया बदल देंगे, या हम पूरा मुल्क बदल देंगे, या हम पूरा मुआशरा बदल देंगे, लेकिन ये जो तब्दीली शुरू होनी है ये हमारे अपने घरों से शुरू होनी है, हमारे अपने मोहल्लों से शुरू होनी है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस तरह की बात करते रहें। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स तो सबने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब मैं एक एक करके आप सबसे गुजारिश करूंगी उसी पैटर्न के साथ जिससे हम शुरू में चले हैं, कि सबसे पहले समीर साहब हमें बताएं, फिर बाजवा बताएं, मली बताएं, दुआ बताएं, फिजा बताएं, सोल्यूशन क्या है। कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स, 3 कंक्रीट सोल्यूशन आपके दिमाग में आते हैं कि चाइल्ड मैरिज से किस तरह से हम लोग निपट सकते हैं, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। वो सोल्यूशंस लीगल भी हो सकते हैं, सोसाइटल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, जो भी सोल्यूशंस आपके दिमाग में आते हैं। जी समीर साहब। समीर जी। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले जो आपने बात की है कि इसके सोल्यूशन जो है तजावीज़, पहली बात तो अभी जो मिस दुआ ने की है ना, ये बड़ी अहम है। हम चूंकि जो फेलोशिप में थे, ये जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से जो करवाई गई, हम 40 लोग हैं इसमें। तो अभी हमने नेक्स्ट मंथ में शायद फिर दोबारा इकट्ठा होना है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि उसमें भी आप भी बात करें, हम भी करते हैं, कि इसका सबसे बड़ा जो इसका हल है ना, वो ये है कि ये जो कम उम्री की शादी है ना, इसको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। अभी दुआ ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर निसाब में ये बात आ जाए, और निसाब में भी इसको उसमें से पढ़ाना चाहिए, 7वीं क्लास से लेकर 6ठी या 7वीं के निसाब में शामिल किया जाए, ताकि ये जो बच्चियां, अभी जैसे मैंने मिसाल दी है कि वो 6ठी और 7वीं और 8वीं क्लास की बच्चियां जिन्होंने शादी की है, पसंद की, और वालिदैन ने एक्सेप्ट कर ली है, उनके इसके मुज़म्मरात का पता चल सके। एक तो इसका हल ये है। दूसरा हल इसका ये है कि जो हमारी हमें मैं जब मुल्तान में था, तो हमारे उस वक़्त के एमएनए थे, वो जो हाजी बूटा साहब, उनसे कोई बात कहा करते थे, तो वो कहा करते थे कि आपने अगर कोई कम्युनिटी का मसला हल करना है, तो सबसे पहले अपनी मस्जिद या इबादतगाह में जाके बताएं। हमारे जो प्रीचर्स हैं, बहुत सारे, मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक है, हमारे पास्टर्स को भी चाहिए कि वो चर्च में इसके ऊपर बताएं लोगों को कि ये कितना खौफनाक अमल है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप भी लाहौर से हैं, बाजवा साहब भी लाहौर से हैं, और मिस दुआ भी लाहौर से हैं, कि अगर हम इसको, लाहौर का जो भी जो केस हुआ है, जो एक बाप ने अपने 4 बच्चे उसको नहर में धक्का देकर उसको मार दिया है, हम जो है कम उम्री की शादी को हमेशा रिलेट कर देते हैं बच्ची के साथ। बच्ची के सेहत के मसाइल जो होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम अगर उसको भी देखना चाहिए कि अगर कम उम्र का बच्चा शादी करता है, तो उसके साथ जाकर उसके नफ्सियाती क्या असरात पड़ते हैं, उसके माशरे पे क्या असरात पड़ते हैं। मैंने इस केस का हवाला इसलिए दिया है कि जिसने ये अपने बच्चों को नहर में गिरा के मारा है, उसके बड़े बच्चे की उम्र 13 या 14 साल है, और अभी रिसेंटली उसका एक और बच्चा, उसने जो पैदाइश हुई है उसकी, वो 10-15 दिन पहले, तो वो उस शख्स की कुल खुद उम्र जो है 37 से 38 साल बता रहे हैं। अब इसका मतलब है कि उसकी शादी 12 या 13 या 14 साल में हुई होगी, और उसको आप हालत उसकी देखें कि उसके 6 बच्चे हैं, अब ये छठा बच्चा उसका पैदा हुआ और उसने 4 बच्चों को नहर में मतलब उसको मार दिया। और उसकी वजह यह है कि वो ज़हनी तौर पर अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो अपनी उसी एज में फिर रहा है। तो हमें जो ये कम उम्र की शादी से खवातीन से निकाल कर इन्हें, हमें वो मेल के तरफ भी बताना चाहिए कि क्या मामला है। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको कि आप दुआ या मिस फिजा, क्योंकि मैं भी आपके साथ था जब हमने उसका विजिट किया था, वो कोई गोट हसप हॉस्पिटल का, तो जो फेस्चुला वाली जो बीमारी है, इसके हवाले से ज़रूर बताएं। हमारे लिए तो इसको डिस्क्राइब करना ज़रा मुश्किल होगा, ताकि हमारे जो देखने वाले उन्हें पता लगे कि ये जो कम उम्री की शादी कितनी खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। बिल्कुल, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। और जब हम इस कम उम्री की शादी की बात करते हैं तो उसमें हमें लाजमी तौर पे मुआशी जिम्मेदारियों का भी जिक्र करना चाहिए, जो एक कम उम्र के लड़के के ऊपर या कम उम्र के बच्चे के ऊपर आती है। और उसके साथ एक ये जहनी बोझ या जिम्मेदारी कि अब कितने बच्चे और उनको कैसे पालना है और उन्हें कहाँ तक पहुंचाना है। तो बहुत शुक्रिया समीर साहब के, आपने एक बहुत अहम केस को सामने रखते हुए एक इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। राना, आपके सामने क्या सोल्यूशन आता है इसका? देखें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पहला मेरे ज़हन में ये आता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। अगर चाइल्ड मैरिज एक्ट है सिंध में, तो वो लोगों को भी नहीं पता। जो अगर हम बात करें, जो शादी कराने वाले हैं, निकाह ख्वाह है, जो भी है, तो उनको भी इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। काफ़ी चीज़ों में हम देखते हैं कि वो उनको भी नहीं होता। उन चीज़ों में इनको अवेयरनेस दी जाए, शहर में दी जाए, मोहल्ले में हम केस होते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे की शादी हो गई, वो हो गई।
लेकिन मोहल्ले वालों को पता भी नहीं होता कि कहाँ पे इस चीज को कंप्लेंट करना है, किसको बताना है, इसका क्या कानून है, कैसे करा सकते हैं, कैसे हो सकता है, ये चीजें भी होनी चाहिए अवेयरनेस। उसके बाद है दूसरा है कि इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन करवाना लाजमी है और गवर्नमेंट को चाहिए, जो पार्लियामेंटेरियंस है, जब हम अवेयरनेस देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये खुद ही मुतालबा करेगी अवाम, यही अवाम मुतालबा करेगी उन्हीं पार्लियामेंटेरियन से, उन्हीं हुक्मरानों से कि जो लॉ आपने बनाया है, जो लॉ आपने इस पे बात की है, वो पास करवाया है असेंबली में, उनको इम्प्लीमेंटेशन भी आप करवाएं। एसएचओ हो, एसपी हो, वो आप सिफारिश पे ना लगाएं, वो अपनी मेरिट पे आए तो वो उस पे इम्प्लीमेंट करे, उस केस को देखे और उस पे जब भी हो, जो भी हो, एफआईआर हो, कंप्लेन हो, उसको दर्ज करे, ना कि किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको नेग्लेक्ट करे, उसको इनकार करे, ताकि कि वो वहाँ से दबाव है, वो हमारी कम्युनिटी के हैं, वो हमारे वोटर्स हैं। तो ये चीजें जब कम होगी तो मेरे ख्याल में ये सारे चीजें मसले हो सकती है। अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। मुनीर बाजवा साहब, आपके दिमाग में क्या सॉल्यूशंस आते हैं जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं? कैसे टैकल किया जा सकता है चाइल्ड मैरिज से? पता क्या है कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो कवानीन बनाए गए हैं, जो पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, डिफरेंस है। एक तो कानून को जो है वो एक जैसा किया जाना चाहिए। दूसरा, जो इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज वाले हों, चाहे वो अक्सरियती वाले हों, सबको जो निकाह खां है या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, उनको इस बात पे इंश्योर किया जाए कि क्या जिसकी शादी हो रही है उसका शनाख्ती कार्ड जैसे पिता ने बात अ, वो एक देखा जाए। दूसरा, एक वजह ये भी देखने में आती है कि चूँकि ये कुछ वालिदैन जो हैं वो गरीब होते हैं और की कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दी जाए, चाहे वो उन्हें मुनासिब रिश्ता मिल गया है और एज उसकी अभी इतनी नहीं है, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी होनी चाहिए, चाहे वो रियासत करे या की कम्युनिटी करे, ताकि ये जो एक बर्डन फील किया जाता है वो ना हो सके। तो और दूसरा, ये भी एक बड़ा वजह आ जाती है कि जहेज वगैरह वाला जो मामला है उसमें तो फाइनेंशियल में आ जाता है। और इसके साथ साथ अवेयरनेस, राना मल्लिक साहब ने कही है, बड़ी अच्छी बात है, ये अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस के बगैर तो लोग खुद भी इस पे अमल नहीं कर सकेंगे, जब तक कि वो इस बात पर राजी ना हो कि जी हाँ बिल्कुल अर्ली मैरिज जो है वो कितनी बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, या बच्ची की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये दो चार चीजें थी जो सोल्यूशन की तरफ जा सकती। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यकसा कवानीन, सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि पूरे मुल्क में एक जैसा लॉ हो इस हवाले से, ताकि बैनुल सूबाई तौर पे जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज को कि जी इधर छोटी उम्र है, उधर ज्यादा बड़ी उम्र है, तो चलो हम वहां पे जाके एडजस्टमेंट कर लेते, कोई यकसा कानून होगा, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, मगर उसके साथ एक फलाही रियासत भी होगी, जिसकी तरफ मुनीर बाजवा ने एक अहम नुक्ता ये उठाया है कि देखिए पॉवर्टी या गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। बहुत सारे लोग इस वजह से भी अपने बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं। बहुत सारे लोग दुआ ने तो कहा कि मैं माजरत के साथ ये कह रही हूँ, मैं बगैर किसी माजरत के बहुत खुले अल्फाज में ये बात कह रही हूँ कि बिल्कुल हमारे मुल्क में शादी को एक खरीदो फरोख्त का कारोबार भी समझा जा रहा है। बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं, जहेज के नाम पे खरीदो फरोख्त हो रही है, प्रॉपर्टी बचाने के नाम पे खरीदो फरोख्त हो रही है, रिश्ते बचाने के नाम पे खरीदो फरोख्त हो रही है, लड़ाइयां खत्म करने के नाम पे ये खरीदो फरोख्त हो रही है। आप 10,000 मसाइल निकाल सकते हैं, आप 10,000 वजूहात निकाल सकते हैं, लेकिन इनका हल भी हमारी रियासत के पास ही है। और मुझे लगता है कि जब रियासत ये जिम्मेदारी ले लेगी और जब रियासत इस चीज के बारे में बहुत पावरफुली मैसेजेस देगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो ट्रिकल डाउन करेगा और पूरी सोसाइटी में आएगा। दुआ, आपकी नजर में क्या सॉल्यूशंस है? जब हम हमारे यहाँ हमेशा एक आ जाता है कि जब इंटरनेशनल मीडिया कोई स्टोरी करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया 24 आवर्स हमें नजर भी आता है और ब्रेकिंग भी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ
जो जब भी बात होती है वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग की होती है। फॉलोअप्स का टाइम नहीं है, लेकिन हम जब स्टोरी को नरेट करते हैं तो सिर्फ ये बताते हैं ये हो गया, उसके इम्पैक्ट नहीं बताते किस वजह से हुआ और उसकी वजह से क्या हो रहा है मुआशरे में। तो मुझे लगता है कि तमाम जर्नलिस्ट को अभी फ्रंट फुट पे आना चाहिए, आना होगा। आना चाहिए भी पुरानी बात है, अब तो मतलब वी आर एट द एज, इसलिए अब आना होगा, एडवोकेसी करनी होगी और अब इंसिडेंट रिपोर्टिंग से ज्यादा उन फैक्टर्स पर बात करनी होगी जिनकी वजह से बहुत सारे नए मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल हैं, खानदानी मनसूबाबंदी का मसला है, खातून के छोटी उम्र में चूंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो भी खुद सहमी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हमने देखा ज्यादातर उन्हीं बच्चियों पे होती है जो कि खुद को स्टैंड नहीं कर पाती घरों में। तो सबका रूट कॉज जो है वो अर्ली चाइल्ड मैरिज ही है, इसलिए रूट कॉजेस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पहले तो बात। दूसरा, अब आपने देखा कि ये सिर्फ उन लोगों का मसाइल नहीं जिनका पॉवर्टी इश्यूज हैं या बैकवर्ड है, अब तो ये बिजनेस डील्स बन चुके हैं। जैसे कि आपने कहा, अगर एक लड़की अच्छा टिकटॉक बनाती है और उसका लड़का जो है दूसरा वो भी अच्छा टिकटॉक बनाता है, दोनों शादी कर लेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे। लेकिन शादी में देखें मसाइल आते हैं और उसके बाद हमने जन्नत मिर्जा वाला मजाक भी अभी देखा है कुछ अर्सा पहले, अलिशबा अंजुम वाला मजाक भी देखा है कि बहुत अच्छा अरसा हमें लगा अच्छा यंग दोनों ये हैं, अच्छी शादी हो गई और वो एकदम टूट गई। तो उससे शादी को लोग अब नॉन सीरियस लेना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये नॉन सीरियस नहीं है। If you share your soul, if you share your life, if you share your decisions with somebody, it's a very serious matter. और अगर उस दौरान आपके बच्चे हो जाते हैं तो ये जिंदगी से भी बड़ा मामला बच जाता है। तो इसलिए अगर आप अर्ली चाइल्ड मैरिजेस को सोशल मीडिया पर भी एडवोकेट करते हुए या कोई मीम शेयर करते हुए, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते पर हम फॉरेन जोक्स बनाते हैं तो बड़ी हंसी आती है, वैसे हमने देखा है छोटी उम्र की शादियों पर भी अब जोक्स बनने शुरू हो गए हैं। इसको कंडेम करना चाहिए, इंस्टेड कि आप हंसते रहें। फिर कैंपेन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए टारगेटेड ऑडियंस को लेना चाहिए, विक्टिम स्टडीज सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है अभी हम वैसे ही बहुत सारे सेशंस में जाते हैं तो वहां पर लोग आपके सरसरी से बात करते हैं, मुझे लगता है वहां पे विक्टिम का होना बड़ा जरूरी है ताकि वो अपनी केस स्टडी बताए, रेलिवेंसी हो सके, हम वो कर सके। ह्यूमन एंगल बेस्ड स्टोरीज पे हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज अभी तक बाकी है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, तो उन चीजों पर काम करना चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूशन, स्टेट तो अभी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अभी आपके आलू और प्याज भी नहीं सस्ता कर सकी, तो ये तो बहुत दूसरे दर्जे की बात है। तो स्टेट अगर उसको स्ट्रेंथन करना है, मुझे लगता है उसके लिए आइन का ही हमें लेना पड़ेगा सहारा। कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत होना चाहिए ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जब भी बात की जाए तो ये देखा जा सके कानून मजबूत है कि नहीं है। हम देखते हैं कि इस हवाले से जब FIR होती है वायलेंस के हवाले से भी, तो वो ऐसी दफात लगती है जिसपे फौरन इंटरम बेल हो जाती है। तो उसको कानून को मजबूत करेंगे तभी इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दिया जा सकेगा। ये फ्लॉस हैं और मुझे लगता है कि इस पर हर शख्स को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। हर शख्स को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, हर इदारे को सामने आना पड़ेगा, जर्नलिस्ट को ऐसी स्टोरीज करनी पड़ेंगी। मुनीर बाजवा, क्विक कमेंट आपका, उसके बाद आई गो टू फिजा। थैंक यू लाइबा। एक बात सिर्फ इजाफा करना चाहूँगा, दुआ ने बात की है कि हमें आना चाहिए, जाना होगा, कि हम जर्नलिस्ट हम ये भूल चुके हैं कि बतौर जर्नलिस्ट की हमारी जिम्मेदारी है कि सोल्यूशन दें। सोल्यूशन कोई भी अगर स्टोरी दे रहे हैं वो नेगेटिव तो हम बता रहे हैं कि ये माशरे में हो रहा है, ये बुराई हो रही है, ये बुराई हो रही है, हम एज अ मीडिया उसका हल जो है वो नहीं बताते, तो उसको हम भूल चुके हैं। ये सहाफ़ती अखलाकियात में शामिल है। हमारे मीडिया और सोसाइटी की जब बात होती है तो ये हमारे जिम्मेदारी में शामिल है कि हम उसका हल भी बताएं। थैंक यू। बिल्कुल, वी शुड गो फॉर सॉल्यूशंस जर्नलिज्म। जब तक सॉल्यूशन नहीं बताएंगे मसाइल ऐसे ही रहेंगे। जी फिजा, आपके दिमाग में क्या सॉल्यूशन आता है? सबसे पहले तो ना मैं एक और मसला है, अहम मसला, जो ये चाइल्ड मैरिज या मैरिज के हवाले से मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, वो है औरत का बेटा पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेटे की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है। बेटी की ख्वाहिश में वो छोटी से छोटी लड़की से भी शादी कर लेते हैं और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिसके इफेक्ट जो है मेंटली और फिजिकली औरत की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। पावर्टी इंक्रीज होती है ऑफ कोर्स, लेकिन औरत को जो है ना बेटा पैदा करने की या बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया जाता है, जबकि शी इज नॉट अ मशीन जो आपकी डिजायर के मुताबिक बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। बेटी पैदा हो गई, वो इल्जाम वो गलत हो गया, सारा कसूर औरत का है। ट्रांसजेंडर पैदा हो गया, वो भी कसूर औरत का है। बेटा नहीं हुआ, ये कसूर औरत का है। तो 3-4 शादियां कर लेते हैं आराम से। ये एक थ्रेट जो औरत के सर पे मंडरा रही है, हमें इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम कानून को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो ये इस्लाम के या मजहब के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मौलवी हो गए, पादरी हो गए, ये दूसरे मज़ाहिब से रिलेटेड, उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्ली चाइल्ड मैरिज तो चाइल्ड मैरिज होती है, इट इज नॉट अर्ली चाइल्ड मैरिज, इट इज चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज जो है एक बहुत बड़ा अब्यूज है। ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, बच्चों की फिजिकल हेल्थ के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर एक कारी जर्ब होती है। तो हमें सबसे पहले जो मौलवी हैं, जो पादरी वगैरह हैं, इन्हें एजुकेट करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम कानून को मजबूत कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो घर के जो मेल हजरात हैं वो खवातीन को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे उनको उनका ड्यू राइट जो उनका है वो नहीं देते, खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं देते। मैं एक मीटिंग में गई थी, वहां पे ये विमेन एजुकेशन के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था। वहां पे ये क्या नाम है, मौलवी हजरात को भी बुलाया गया था। वो इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है कि खवातीन को तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए। अगर वो खवातीन तालीम हासिल करेंगी तो उनकी कुछ डिजायर्स होंगी, वो अपने लिए एक लेवल मेंटेन करेंगी और वो यही कहेंगी कि मैंने इतनी तालीम हासिल की है, मेरे पास ये हुनर है, मैं ये करती हूँ, तो मुझे जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो इसी लेवल का चाहिए। यानी है कि डिमांड, अगर वो औरत डिमांड करती है तो अकॉर्डिंग टू देम ये गलत है, जबकि इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपनी पसंद से शादी करें। लड़का लड़की जब तक दोनों रजामंद ना हो तब तक शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो इस चीज के अगेंस्ट है। अगर आप इस चीज के बारे में जाके बात करेंगे कम्युनिटी लेवल पर तो आपके ऊपर चीजें बैकफायर होंगी। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, यहाँ पे बलूचिस्तान में तो है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। आपकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। और जैसा दुआ ने कहा कि विक्टिम्स को सामने लेकर आए तो वो उनकी लाइफ थ्रेट के ऊपर, उनके लिए भी ये लाइफ थ्रेट हो सकता है। तो सबसे पहले जो एजुकेशन की जरूरत है वो है हमारे मौलवी हजरात को। फिर जरूरत है हमारे जो इंटीरियर्स में जो मेल्स हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी मजहब जो है किसी भी जेंडर को उतने ही बुनियादी हुकूक देता है जितने एक मर्द को देता है। तो ये उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है, उनके जहनों पे जो धूल झटी हुई है उसको हटाने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं ये समझती हूँ कि मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। वो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करे, वो प्लेस प्रोड्यूस करे, अवेयरनेस मैसेजेस थ्रू मीडिया वो उससे सर्कुलेट करे। इंटीरियर्स में टेलीविजन अवेलेबल नहीं है, हम रेडियो प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम रेडियो प्रोग्राम के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं और अक्रॉस द बोर्ड जब तक ये नहीं होगा तब तक नामुमकिन है कि हम लोग कोई अच्छा हल, बेहतर हल निकाल सकें इस मसले का। जाने से पहले मैं सिर्फ समीर साहब ने एक बात कही थी, उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि फिस्टूला एक बीमारी है जो कि औरतों में पाई जाती है, खास तौर पे जिनकी कम उम्र में शादी होती है, जब वो बहुत ज्यादा लेबर पेन में जाती हैं, बहुत ज्यादा देर के लिए लेबर पेन का सामना करती हैं। एक बहुत बड़ी वजह है उसकी, जिस वजह से फिर उनकी सिस्टम्स में खराबी आती है। वो अपना यूरिन यानी अपना पेशाब और अपना स्टूल यानी अपना पाखाना कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। जैसे हमारे इख्तियार में ये होता है, हमारे कंट्रोल में ये होता है कि हम कब वॉशरूम जाना चाहते हैं, कब नहीं जाना चाहते। जब वो बहुत ज्यादा लेबर में जाती हैं और इन मसाइल का सामना करती हैं, उस वजह से वो ये कंट्रोल जो है वो खो देती हैं। उस वजह से उनके कपड़े भी खराब होते हैं, नापाकी भी होती है, जिसको बदबूदार कमरों में फिर उन्हें रखा जाता है, सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, कमरों में बंद किया जाता है। और ये सिर्फ एक बहुत छोटी सी सर्जरी से इसका इलाज हो सकता है। माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी फैसिलिटीज भी उतनी अवेलेबल नहीं है पूरे मुल्क में, लेकिन फैसिलिटीज से ज्यादा अवेयरनेस अवेलेबल नहीं है। लोग इसके इलाज को इलाज समझते ही नहीं है। उनके ख्याल में एक औरत ने बच्चा पैदा कर दिया, उसके बाद वो अब नाकारा हो चुकी है, तो वो एक कमरे में पड़ी रहे 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितना अरसा जिंदा रहती है वो वैसे रहे, लेकिन उसका इलाज नहीं करवाया जाएगा।
तो ये कुछ अहम मसाइल थे जिन पे आज हम लोगों ने रोशनी डालने की कोशिश की। हम कोशिश करेंगे कि जब एक दफा हम 40 के 40 लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इस हवाले से रिपोर्टिंग कर लें, तो उसके बाद मैं गुजारिश करूंगी आफ्ताब साहब से कि हम सबको एक दफा फिर ऐसे ही बिठाया जाए, लेकिन हमारे बाकी साथियों को भी, क्योंकि मुझे केपी के गिलगित बल्तिस्तान की कमी काफी महसूस हुई है। आज हम उन पे भी बात करना चाहेंगे कि उन इलाकों के क्या मसाइल हैं, वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम एक एक्सटेंसिव उसके बाद कर सकें कुछ, समीर साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम सबको, हमें कनेक्ट करवाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्द दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। अगर प्रोग्राम के दौरान कोई गलती कोताही हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और हमारे तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच लाइबा। और मैं अपने तमाम जो आज के हमारे मुकर्रीन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की, और ना सिर्फ उस इशू के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनसे हमें रूशनास करवाया, बल्कि उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस भी हमारे सामने पेश किए। मैं इसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता क्योंकि आपने हमारे साथियों की गुफ्तगू सुनी जो बहुत ही हमारे लिए रहनुमाई का बायस थी। लेकिन मैं 2-3 चीज़ों का ज़िक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। एक तो हम बहुत दफ़ा जब भी कोई किसी इश्यू पर बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ का एक सहारा लेते हैं कि जी क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए ये इश्यू नहीं हल हो सकता, तो ये इश्यू पैदा हो गया। दुनिया में कुछ ऐसी हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जहाँ पे उन ममालिक में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने उस पॉपुलेशन को अपने लिए बोझ नहीं बनाया, उन्होंने उसे एसेट बनाया। तो शायद हम भी कुछ ममालिक से ये एग्जाम्पल बारो कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी इश्यू को हल करने के लिए जो स्टेट है वो सबसे अहम एक्टर होता है, और उसके पास इख्तियारात होते हैं, उसके पास वसाइल होते हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन स्टेट और सोसाइटी साथ-साथ चलते हैं। सोसाइटी के पास भी ये एज होता है कि वो स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सके, और स्टेट के पास भी ये एज होता है। लिहाजा सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को याद दहानी करवाती रहे कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंसानों के बुनियादी हकूक का एहतराम करे। और इसमें जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सबसे जो अहम एक्टर्स होते हैं वो सिविल सोसाइटी होती है। हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं लेकिन शायद पार्लियामेंटेरियंस भी कई दफ़ा इतना मौसर किरदार अदा नहीं कर सकते जितना सिविल सोसाइटी कर सकते, इंक्लूडिंग मीडिया और इंटेलिजेंशिया। आज का जो इशू था इसका बहुत सारा ताल्लुक इंसान के बुनियादी हकूक से है, जिसमें लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही बुनियादी मसाइल थे, जिन पे हमें हमारे साथियों से गुफ्तगू के बाद बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हमारे स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है कि हम बहुत से इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं और हम उनको उस तरह एड्रेस नहीं कर सकते, जिस तरह हमें एड्रेस करना चाहिए। हमारे साथियों ने जिन सॉल्यूशंस का ज़िक्र किया, शायद वो अकेले इन सॉल्यूशन पर कोई काम नहीं कर सकते। शायद कोई एक अदारा भी अकेला इन सॉल्यूशन के हवाले से कोई ज़्यादा कदम नहीं उठा सकता। ये एक इज्तिमाई अमल है और इज्तिमाई अमल इनफरादी अमल से शुरू होता है, और हम जहाँ-जहाँ भी हैं बहैसियत इंसान, बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो मुआशरे में मौजूद मामलात हैं, जो इल्ज़ हैं, उन पर अपनी आवाज़ उठाते रहें। मैं आखिर में अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने जो हमारे मुकर्रीन हैं, जिनमें जनाब मोहतरम राना मल्ली साहब, मोहतरमा फ़िज़ा कमल साहिबा, मोहतरम समीर अजमल साहब, मोहतरम मुनीर बाजवा साहब और मोहतरमा दुआ मिर्ज़ा साहिबा। हमारे साथ आज मोहतरम राजा साकिब साहब ने शामिल होना था, लेकिन हमें अफ़सोस है कि उनकी वालिदा की बीमारी की वजह से वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। हम उनकी वालिदा की जल्द से सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनको सेहत अता करे और फिर किसी अगले प्रोग्राम में राजा साहब ज़रूर हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथी लाइबा ने जो मशवरा दिया कि हम दोबारा से एक दफ़ा फिर इकट्ठे हों, तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा किसी भी प्रोग्राम को का एक फ़ॉलो-अप करें। हम बात करते हैं इश्यूज़ पर और उसके बाद हम ख़्वाहिश करते हैं कि हम कुछ पॉज़िटिव चेंजेस भी देखें।
तो हम यकीनन लाइबा आपका मशवरा जो है वो बहुत हमारे सारांकों पर, और हम यकीनन दोबारा से भी इसी लेवल का एक प्रोग्राम ज़रूर कंडक्ट करेंगे। हमें अपना शुक्रिया अदा करना है आज हमारे अपने जो नाज़रीन थे हमारे साथ शामिल, उनका भी, कि वो हमारे साथ प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिर तक जुड़े रहे। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे अदा करना है आज की हमारी जो होस्ट थीं, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को कंडक्ट किया, लाइबा ज़ैनब का। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया, आप समझते हैं प्रोग्राम कामयाब रहा, तो उसका तमाम तर सेहरा लाइबा के सर, क्रेडिट गोज़ टू लाइबा। और अगर इसमें कोई कोताही, कमी, ख़ामी रही हो, तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। जाते-जाते मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख़्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी पैदा करे। खुदावंद आप सबका हामी नासिर। खुदा हाफ़िज़।